So hello मेरे प्यारे दोस्तों, good evening to all of you and welcome you are on your favorite channel New Light Neat and this is your host and दोस्त कोमल गुप्ता। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज के FST 45 का डिटेल सोल्यूशन या हम ये बोले कि डिटेल डिस्कशन। आज का जो पेपर है आई होप कि सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा से किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये फुल सिलेबस टेस्ट है। इसका मतलब है इंटायर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब पूरा जितना आपने पढ़ रखा है एक बहुत ही अच्छा सा रिवीजन होता है अगर आपने पेपर को बहुत अच्छे ढंग से दिया। और सबसे खास बात है पेपर देने के बाद आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्या हमने गलत किया, आसपास की सारी चीजें रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। हम चलते हैं आज के डिस्कशन को लेके। उससे पहले हमारे रेस्पेक्टेड सिंह सर का स्लोगन कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, राइट। तो इस स्लोगन के साथ सर का सपना सच करते हुए इस साल आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जो कि बहुत ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर से। एक यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बनी है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका करेक्ट नेम। तो करेक्ट नेम के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पर एक ब्रोमो ग्रुप लगा है, एक नाइट्रो लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है। कहते कहाँ से शुरुआत करें। अब जब 3 ग्रुप लगे हुए हों तो हम क्या करते हैं, हम लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देते हैं। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल देखिए क्या कहता है। लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है कि हम नंबरिंग वहां से शुरुआत करें जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लेसर नंबर ऑब्टेन करें। तो मुझे लगता है हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4। अब हम हमेशा लिखते हैं कैसे, अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम हमेशा। अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले ब्रोमो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। उसके बाद नाइट्रो और मिथाइल है, राइट। उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, नाइट्रो और मिथाइल है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले मिथाइल आता है तो 4 मिथाइल 2 पे है नाइट्रो 2 नाइट्रो एंड बेंजीन। तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स को लेते हुए ये हमारा नाम बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन एंड हियर दिस इज सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन। मेरे पास है आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराना है। इसका मतलब है कि एक बार में एक क्लोरीन हम हटाएंगे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा के, और हमें देखने की कितने तरह से हमें आइसोमर मिल सकते हैं और स्टीरियो अगर मिल रहे हैं तो हम उनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लें, ये रहा हमारा आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन में जब आप क्लोरीनेशन कराते हैं, आप जब क्लोरीनेशन कराएंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा जी क्लोरीन क्या करता है, हर जगह को सब्स्टिट्यूशन करने की रिएक्टिविटी रखता है, हाई रिएक्टिव होता है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिल सकता है आपके पास। एक बार यहां पर क्लोरीन लग सकता, ये देखिए एक बार यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग सकता। ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4th वाला हमने कोई नेमिंग नहीं की है, सिर्फ हमने सीक्वेंस लिया है। तो एक बार ये 1 नंबर कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया, और क्या कर सकता है, दूसरी बार ये क्या कर सकता है, दूसरी बार ये दूसरे नंबर वाले कार्बन को हटा सकता है 1 2 3 4, और इसके हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्लोरीन आ सकता 1 2 3 4, और यहाँ पर एज इट इज एक आइसो ग्रुप लगा हुआ है सभी में, है ना। तो देखो यहाँ पर हम बनाते जा रहे हैं कि क्लोरीन एक बार हमने पहले पे लगाया, दूसरी बार दूसरे पे लगाया, है ना। और क्या कर सकते हैं, इस टर्सरी वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन हट सकता है, और लास्ट में एक और बन सकता है। कौन सा बेटा, जो टर्मिनल में आपको दिख रहा है ना, जिनको हमने थर्ड और फोर्थ और ये फिफ्थ हम लिख देते हैं। 4th और 5th में से आप कहीं पे भी अगर एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन हो गया। इसका मतलब एक बार इनमें से किसी में से एक बार हम क्या करके, यहाँ पर एक बार दोनों में से किसी एक में हम क्लोरीन हटा के हम क्लोरीनेशन करवा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने स्ट्रक्चर मुझे मिले, 4 स्ट्रक्चर मिले। अच्छा, जब ये 4 स्ट्रक्चर मिले, 4 अलग अलग आइसोमर्स मिले, आपको जनरली पोजीशन आइसोमर्स मिल रहे हैं,
है ना। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर मिले। अब आप अगर ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारा रहा कौन सा स्ट्रक्चर, ये वाला। अगर सेकेंड स्ट्रक्चर को देखें तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कोई काइरल कार्बन है क्या आपके पास? क्या आपके पास किसी एक स्ट्रक्चर में कोई काइरल कार्बन है? यस, यहाँ पर काइरल कार्बन ऑब्टेन होगा। और अगर काइरल कार्बन है, अगर काइरल कार्बन है, यहाँ पर देखिए ये H होगा और ये 2 कार्बन, 1 कार्बन, ये पूरा ग्रुप। अगर काइरल कार्बन है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर 1 काइरल कार्बन है और असिमेट्रिकल है तो आप 2 की पावर n रख के ऑप्टिकल आइसोमर निकाल सकते हैं, हो जाएंगे 2। इसका मतलब 4 स्ट्रक्चर तो मुझे मिले स्ट्रक्चरल के, प्लस 2 मुझे आइसोमर मिल रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमर के। इसका मतलब टोटल मुझे जो मिल सकते हैं वो 6 स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको? मिलेंगे 6 स्ट्रक्चर, 6 आइसोमर्स। तो आंसर हम जाएंगे थर्ड के साथ। फिर से आया क्वेश्चन नंबर 53। आपसे पूछा जा रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। सभी में देखो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी। आपसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं पूछी जा रही है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं तो n+l रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। वो भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, उन ऑर्बिटल्स को भरते हैं जिसमें एनर्जी का अमाउंट कम होता है। लेकिन हम यहाँ पर फिलिंग नहीं कर रहे, सिंपल सिर्फ एनर्जी पूछी गई कि किस ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा, फिर कम, फिर कम। इसका मतलब एक सीक्वेंस मुझे यहाँ पर डिराइव करना। तो देखो आपको पता है कि अगर s बराबर 0, हम l की वैल्यू 0 लेते हैं, और अगर p है तो 1 लेते हैं, d है तो 2 लेते हैं, और f है तो 3 लेते हैं। अगर ये बात याद है तो चलो यहाँ देखते हैं लिख के। हमारे पास है 5d, इसका मतलब है अलग अलग लिख लेते हैं। मेरे पास एक दिया है 5d, 5d का मतलब हो गया n हो गया 5, n+l के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, n+l रूल निकालें तो 5, और d का मतलब हो गया 2। इसका मतलब ये ऑर्बिटल 7 आ गया, है ना। एनर्जी का हम निकाल रहे हैं, 5p दिया गया, इसका मतलब 5 + 1 ये आ गया 6 वाला। इसके बाद मेरे पास दिया गया है 4s, हम किसी भी ले ले तो 4 + 0 इसका मतलब ये हो गया 5। इसके बाद आ गया 4d, तो 4 + 2 ये हो गया 6। अब देखो आपके पास नंबर दिए, आपको इनको सीक्वेंस में बदलना है। अच्छा 4f भी है तो 4f का मतलब हो गया 4 + 3, ये भी आ गया 7। अब देखो यहाँ पर 2 बार 7 आया। अब जब 2 बार 7 आया तो एनर्जी उसकी ज्यादा जिसमें n की वैल्यू ज्यादा। जब अगर 2 लोग अगर सेम आ जाएं, 2 लोग अगर सेम आ जाएं तो n जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसके लिए ही एनर्जी का अमाउंट भी मैक्सिमम होगा। तो आप देखो n की वैल्यू 5 और इधर है 4, इसका मतलब है सबसे ज्यादा हो जाएगा 5d, 5d की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद हो जाएगा 4f। अब आते हैं 6 वाले की तरफ। 6 भी 2 है तो n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसका हमारा एनर्जी भी ज्यादा, तो 5p, उसके बाद 4d, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 5s। तो देखो मैच कर लो कहां पर दिया गया ये आंसर, 5d 4f 5p 4d एंड 5s। और मुझे लगता है कि ये आंसर हमारे सामने है ऑप्शन नंबर 3 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। स्टेटमेंट 1 और 2 पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। कहते हैं CCl2F2 इज कॉल्ड फ्रेयॉन 12। यस बेटा जी, फ्रेयॉन 12 कहलाता है। फ्रेयॉन को निकालने के लिए जो नेमिंग की जाती है, हम कहते हैं कि जितने कार्बन जितने हो उससे एक ज्यादा, कार्बन जितने हो उससे कार्बन जितने, ये देखो ऐसे लिखें, हम इनको देखें, जितना कार्बन हो उससे माइनस कर देना है 1, जितना हाइड्रोजन हो उससे हमें एक प्लस लिखना है, और जितने क्लोरीन है नंबर उतने मुझे क्लोरीन लिखने हैं फ्रेयॉन का नंबर निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पर C हमारे पास 1 है, अगर हम C पे C1 - 1 करेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 भी नहीं, इसका मतलब 1 प्लस जितने हो उसमें हमें 1 जोड़ देना, तो 0 है 1 जोड़ दिया। Cl2 कितने हैं यहाँ पर 2 है, फ्लोरीन की काउंटिंग नहीं। तो यहाँ पर क्या निकला, मेरे पास निकला 0 1 2 या फ्रेयॉन 1 2 हम इसको बोलेंगे। तो फ्रेयॉन 12
हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेऑन 1 2 या फ्रेऑन 12। तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट कि ये जो भी है स्ट्रक्चर लिखा है CCl2F2 उसको हम फ्रेऑन 12 बोलेंगे। दूसरा कहते हैं कि फ्रेऑन 1 2 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द टेट्राक्लोरोमीथेन बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। यस, अगर मेरे पास टेट्राक्लोरोमीथेन है और श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है फ्लोरीनेशन, हम यहाँ पर क्या ले सकते थे, AgF ले सकते थे, क्या हो जाता, इंटरचेंज हो जाता एक फ्लोरीन, और उसके तहत हमें क्या मिल जाता, हमें हमारा मिक्स्ड हैलाइड मिल जाता जिसको हम फ्रेऑन भी बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कहां जाएंगे, हम जाएंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट बेटा जी ये आपके जो गिवन है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है आपके लिए वो एक सेट वाला रिएक्शन है, आप पहले देख लें आराम से। अगर आपने पेपर दिया है बहुत अच्छी बात है, पेपर लेके बैठे। अगर नहीं भी दिया है तो स्लाइड देखें। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपके पास फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है एक एल्कली और एल्काइल आयोडाइड के साथ। तो अब यहाँ पर एल्कली से जब रिएक्शन, बेस से जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA, और जब सोडियम फिनॉक्साइड CH3I से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा Na को रिप्लेस करके एनिसॉल। इसका मतलब हमारे पास बन चुका है एनिसॉल A। तो A विल बी एनिसॉल। हमसे पूछा गया B क्या होगा। अब हमने एनिसॉल का क्या कराया है, जरा ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रेशन कराया जा रहा है। तो नाइट्रेशन, अब अगर हम बात करें OCH3 की, तो OCH3 होता कैसा है भाई, लोन पेयर के साथ ये कैसा होता है, रिंग एक्टिवेटर होता है। ये कैसा होता है, रिंग एक्टिवेटर होता है। और रिंग एक्टिवेटर के साथ साथ ये हम क्या बोलते हैं, प्लस M इफेक्ट शो करता है। और प्लस M क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है एनिसॉल OR ग्रुप के बारे में। अब जब आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, एक बार आर्थोनाइट्रो, एक बार आर्थोनाइट्रो एनिसॉल बनाएगा और दूसरी बार पैरानाइट्रो एनिसॉल बनाएगा। अब देखो दो स्ट्रक्चर नहीं दिए गए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में सिर्फ आप मेजर बताएंगे। तो मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला। जो पैरा वाला होता है वो मेजर स्ट्रक्चर होता है और जो आर्थो वाला होता है वो माइनर होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द कंपाउंड विच डजंट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इज। ब्रोमीन वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं देता है। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमने कई बार सुना है। ब्रोमीन वाटर जब भी नाम आता है तो मेरे माइंड में कई सारी चीजें स्ट्राइक होती हैं एक साथ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट है ब्रोमीन वाटर, और आपने कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल में भी ब्रोमीन वाटर पढ़ा। तो फिनॉल, बेटा जी फिनॉल की तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ, अगर हम ब्रोमीन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो बनाता है। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, एक ही बार में 3 ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करा देता है, विच इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है किसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का। ठीक, और ये डिस्टिंग्विश मेथड भी होता था कि अल्कोहल और फिनॉल को कैसे अलग करें। तो अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता था ब्रोमीन वाटर के साथ, जबकि फिनॉल्स ये रिएक्शन देते हैं और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। दूसरा अगर हम कहें कि डी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की भी रिएक्शन बेटा जी जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते थे, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते थे तो कहते थे कि जो ब्रोमीन वाटर है ना यहाँ पर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज कर देता है। और हम इस बात को डिटेक्ट भी करते हैं, इस बात का कंफर्मेशन भी होता है कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम कराते हैं ये चेक करने के लिए कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है या नहीं। तो यस, ये भी रिएक्शन करता है। अब हम बात करें साइक्लोहेक्सेन की, तो बेटा जी साइक्लोहेक्सेन की कोई रिएक्शन नहीं है जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करे। एनिलीन की जो हम रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराएं, अगर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराएं चाहे किसी भी मीडियम में, यहाँ तो वाटर दिया गया, तुम चाहो तो नॉन पोलर भी ले सकते थे, CS2 भी लेते जो तुम्हारी NCERT में भी दिया गया है, तो भी ड्यू टू, अच्छा एक बात और यहाँ करेक्ट कर लेना कि यहाँ NH3 नहीं होगा, यहाँ पर NH2 लिखा है, तो ये करेक्शन है एक, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर NH3 कुछ नहीं है, यहाँ पर NH2 है।
तो अब यहाँ पर ब्रोमीन के साथ जब क्रिया कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। तीनों जगह जो आर्थोपैरा, तीनों आर्थोपैरा की पोजीशन है उसमें ब्रोमीन क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और बेटा जी इसका भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो आपको मैंने सारी रिएक्शन बताई ब्रोमीन वाटर की एक साथ जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दी गई हैं। तो हमें जो आंसर मिला वो मिला थर्ड। आंसर तो मुझे मिल गया थर्ड, उसके साथ ही मुझे 3 और रिएक्शन जानने को मिली एक साथ, जो ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन है। चले आगे। द अमीनो एसिड विच कंटेन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब बेटा इसके लिए एनसीईआरटी में जब बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं और जहां अमीनो एसिड्स दिए गए, एक चार्ट दिया गया है जहां पर 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दी गई हैं। तो उस चार्ट में आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया गया, आइसोलिसिन, प्रोलीन, वैलिन और फेनाइल एलेनिन। कह रहा है हेट्रोसाइक्लिक चाहिए, एरोमेटिक नहीं पूछा। तो बेटा जी ये प्रोलीन होता है हेट्रोसाइक्लिक, जरा देख लेंगे। वैसे इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये 2 डिग्री अमीनो ग्रुप के साथ यहाँ पर प्रोलीन पाया जाता है, राइट। प्रोलीन पाया जाता है यहाँ पर ONOH, ये है प्रोलीन का स्ट्रक्चर। प्रोलीन ये हेट्रोसाइक्लिक है, आपको दिख रहा है ना, एक रिंग है और रिंग में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 डिग्री अमीनो ग्रुप दिख रहा है। इट इज द हेट्रोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप। तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक, और आपको यही बात पूछी गई कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हेट्रोसाइक्लिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, चले आगे। चलिए बेटा जी, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, प्रोलीन। बाकी के स्ट्रक्चर आप यहां पर देखेंगे वो पूरा चार्ट, जहां पर अमीनो एसिड का चार्ट एक दिया गया है, जहां पर 10 अमीनो और 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दिए गए हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन रिएक्ट विद HCl। चलो देख लेते हैं बेटा जी, यहां पर आपको पूछा गया, दिया गया 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। तो 1 2 3 4 ये हो गया 1 ब्यूटीन, और 3 पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, है ना। हाइड्रोजन हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि HCl से रिएक्शन करवाई गई है, ठीक बात है। और जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे एल्केन की, तो ऑफकोर्स मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग कराते हैं, या फिर ये देख लो ये बॉन्ड ब्रेक होगा -N+, ये कार्बोकेटायन बना 2 डिग्री। अब वेट करेंगे कि ये ESR रिएक्शन देता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा, लेकिन ये क्या रीअरेंजमेंट करेगा? यस, यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि बगल वाली पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल है। अगर सोच रहे हैं कार्बोकेटायन हम इस पे चले जाएं तो 3 डिग्री बन जाएंगे, और अभी हम 2 डिग्री हैं। तो क्या करेगा, ये करेगा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। ये क्या कर लेगा, मिथाइल शिफ्टिंग कर लेगा, और कुछ पहले ऐसा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा, और ये आ गए हमारे मिथाइल। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पे, और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा क्लोरोएल्केन। बस ये बन गया। नाम बताइए, इधर से स्ट्रक्चर अगर हम पढ़े तो 1 2 3 4 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब चेक कर लीजिएगा आपका आंसर किधर है, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आपके थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपको सीखना है। ESR सिंपल ESR रिएक्शन है, और सिंपल ESR रिएक्शन में हमें पता है कि कार्बोकेटायन बनता है। अगर पेरोक्साइड नहीं लिया गया तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंजमेंट की संभावना है। अगर वहां पर रीअरेंजमेंट होना है तो रीअरेंजमेंट होगा पहले, और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको कुछ रिएक्शन दी गई हैं जिसमें सीक्वेंसिंग आपको मेन प्रोडक्ट बताना है। आपको दिया गया है टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराई गई, और आपसे पूछा जा रहा है क्या बनेगा। तो बेटा जी ये रिएक्शन क्या है, क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इतनी रिएक्शन को तो हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये इटार्ड रिएक्शन है, बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन, और इसका इंटरमीडिएट भी आपको याद रखना है। तो इटार्ड रिएक्शन के जब हमने कराया तो इटार्ड रिएक्शन क्या बनाता है, इटार्ड रिएक्शन हमें देता है बेंजल्डिहाइड। मेजर एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। तो मुझे ए जो मिला वो है बेंजल्डिहाइड। अच्छा चलिए, अब कहते हैं कि हमने बेंजल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेटेड HNO NaOH और हाइड्रोलिसिस कराई। तो बेटा जी ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है, और बेंजल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें नो अल्फा H है। देखिए
नो अल्फा H और साथ ही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। क्या आपको कैनिजारो रिएक्शन नहीं लग रही? क्या आपको कैनिजारो रिएक्शन लग रही? यस मैम, ये कैनिजारो रिएक्शन है। अब कैनिजारो रिएक्शन में बनता क्या है? अगर हमने बेंजल्डिहाइड का 2 मोल लेने होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में हमने रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, एक तो हमें मिला COH क्योंकि हमने हाइड्रोलिसिस भी कराई, लेकिन हमें पहले मिलता सॉल्ट ऑफ एसिड एंड मुझे मिलता एक रिडक्शन वाला प्रोडक्ट और मुझे मिल जाता एक कार्बन का ये अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराई तो Na फिर से कन्वर्ट हो गया H में, तो एक तो ये मिला, दूसरा मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब B हमारा ये होगा और A होगा बेंजल्डिहाइड। चेक करते हैं बेटा जी। कहते हैं कि ए बेंजल्डिहाइड ए फिनॉल, नहीं बेटा गलत है, यहाँ पर ए नहीं है बेटा जी, उल्टा लिख दिया, स्विच कर दिया और ये रहा सही आंसर। यहाँ पर ये देखो एक कार्बन, ये है हमारा बेंजाइल अल्कोहल और ए है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो एक बढ़िया सीक्वेंस थी ये रिएक्शन की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन मिल गया हमें थर्ड। चलते हैं आगे। एक कंपाउंड लिखा है विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। अब बात करें कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, ये हुआ हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है? अब बेटा जी ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स को डिटेक्ट करने का मेथड है। अमीन्स को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। कैसे करता है जान लेते हैं। डिस्टिंग्विश करता है। मान लीजिए मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, मान लेते हैं मेरे पास 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री अमीन को मैं ऐसे लिख सकते हैं NH2 और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या करता है बेटा जी, ये HCl को हटा देता है और सल्फोनामाइड बना लेता है। हम ऐसे लिख सकते हैं PHSO2Cl। क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया RNH और फिर से यहां पर जुड़ गया हमारा SOPH। ये बन गया हमारा सल्फोनामाइड, एन एल्काइल सल्फोनामाइड। अब ये बेटा जी जो एन एल्काइल सल्फोनामाइड बना, सल्फोनामाइड, ये क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है एल्कली में, है ना। क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, सॉल्युबल इन NaOH, बेस में सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है? क्योंकि देखिए ये जो नाइट्रोजन है सल्फोनामाइड खुद -I ग्रुप है और नाइट्रोजन पर ये मोर एसिडिक H है, H निकल जाएगा और H निकल के H+ के रूप में निकलेगा, बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेगा, इसका मतलब घुल गया, H है। अब इसी जगह अगर हम ये 1 डिग्री अमीन की बात की, अगर मैं बात करती 2 डिग्री अमीन की तो NH होता। यहाँ पर अगर हमने सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, फिर से यहां पर बनता RN, इवन R2N, SOPH, फिर से N, डाई एल्काइल सल्फोनामाइड मिलता। अब इसके पास एक भी, इस नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, एक भी एसिडिक H है नहीं, इसका मतलब ये एल्कली के साथ इनसोल्यूबल हो जाएगा, घुलेगा नहीं। तो क्या आप डिटेक्ट कर पाए? क्या 1 डिग्री 2 डिग्री को डिटेक्ट कर पाए? यस। हिंसबर्ग के साथ दोनों सल्फोनामाइड बनाते हैं, बट एक सल्फोनामाइड सॉल्युबल होता है एल्कली में और दूसरा सॉल्युबल नहीं होता है। अब बात करें टर्सरी की, तो बेटा जी 2 डिग्री ने रिएक्शन दिया। 3 डिग्री जब अमीन की बात करें तो 3 डिग्री अमीन के पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो आपको आंसर तो क्लियर था कि हिंसबर्ग रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन देता, बट हिंसबर्ग से रिलेटेड कई तरह से फ्रेमिंग की जा सकती। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कौन सा अमीन सल्फोनामाइड बनाएगा जो इनसॉल्युबल है, कौन सा अमीन से वैसा सल्फोनामाइड बनेगा जो सॉल्युबल है एल्कली में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर है। तो हमें ढूंढना है यहाँ पर जो रिएक्शन ना दे, और जो रिएक्शन ना दे वो टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन एक ही जगह दी गई बेटा जी, 4th ऑप्शन में। बाकी ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Which of the following will the least react towards nucleophilic substitution? कह रहा है कि NSR की बात करें तो लीस्ट रिएक्टिव। NSR को फेवर कौन करता? -M -I वाले ग्रुप फेवर करते, जबकि +I और +M वाले ग्रुप फेवर नहीं करते। और दूसरी बात,
कि जब हम हेलो एल्केन्स की बात करते तो उनकी मेन और खास रिएक्शन है NSR, लेकिन वहीं पर जब हम हेलो अरीन की बात करते तो ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कॉन्जुगेशन की वजह से जो NSR होते हैं वो बहुत लीस्ट होते हैं, बहुत स्लो रिएक्टिव होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हेलो अरीन्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे NSR नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है हेलो एल्केन, ये रिएक्शन देगा, ये भी 1 डिग्री हेलो एल्केन है, रिएक्शन देगा। अब ये दोनों रिएक्शन नहीं देंगे, अब यहाँ पर भी ये भी रिएक्शन देगा बेटा जी, सेकेंड वाला, क्योंकि हेलो एल्केन है, अरीन नहीं है। लेकिन इसकी बात करें तो दो चीजें, एक तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो पार्शियल डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन कर लेगा, दूसरा देखिए प्लस M वाले ग्रुप लगे हैं जो और भी क्या करता है NSR की रिएक्टिविटी को घटाता है। तो थर्ड विल बी द आंसर, दोनों तरफ से ही ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कम कर रहा है। नेक्स्ट सीक्वेंस वाली रिएक्शन दी गई है आपके पास, चलिए देखते हैं। एक बेंजीन रिंग दी गई, बेंजीन रिंग का एसाइलेशन करवाया गया, देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाया गया CH3COCl एंड एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एसाइलेशन के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर COR ग्रुप जुड़ा हुआ, COCH3 जुड़ा हुआ। इसके बाद वाली रिएक्शन, मतलब A तो मिल गया मुझे, आपसे पूछा जा रहा है C, इसके बाद कहते हैं HCN की रिएक्शन। अब यहीं पे हम रुकेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन बता पाता है। कहते हैं कि जब एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन HCN से रिएक्शन करता है तो ये किस तरह की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, है ना। ये एडिशन रिएक्शन देते हैं और एडिशन रिएक्शन देने पर देखो बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन का जो CO था वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो CO के साथ एक CH3 तो जुड़ा है, CO का बॉन्ड टूट के O के साथ H और ये CN न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, हाइड्रोसाइनिन साइनोहाइड्रिन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा जी। अब कहते हैं कि ये तो B बन गया, तो B एक तरह का साइनोहाइड्रिन है, हम कहते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे हम एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो CN है वो बदल जाएगा करस्पॉन्डिंग एसिडिक ग्रुप में और ये मुझे मिल जाएगा एसिड का एक डेरिवेटिव। तो मेरे पास बन चुका है एक स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है काइरल कार्बन, जिसमें एक CH3 जुड़ा, एक COH जुड़ा, एक OH जुड़ा, एक बेंजीन रिंग जुड़ी, और ऐसा मुझे दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, सिर्फ आपको जोड़ते जाना है जितनी भी नॉलेज आपके पास है, राइट। चलते हैं आगे, देख लीजिए एक रिएक्शन फिर से बहुत ही सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन दी है, आपको सिर्फ रेट एक्सप्रेशन बताना है। तो चलिए आप देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं किसके किसके बीच में पूछा जा रहा है। ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन, तो पूरा देखना ही नहीं है यार, ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो कि आपके रिएक्टेंट साइड ही दिए गए। अच्छा, जब रिएक्टेंट साइड को हम लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो डिकम्पोज हो रहा है, धीमे धीमे रिएक्शन के साथ जैसे टाइम बढ़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो नेगेटिव साइन हम दिखाते हैं। तो नेगेटिव में ये क्या है, -1/5 Br माइनस अपॉन dt, dx/dt के रूप में लिखें, इज इक्वल्स टू, सिर्फ हाइड्रोजन को लिखते हैं, पूरी रेट रिएक्शन नहीं लिखते हैं, तो -1/6 H प्लस अपॉन dt। अब आप देख लो, स्विच कर लो आपके पास, तो माइनस माइनस यहाँ पर दिए नहीं है किसी ऑप्शन में, तो ये वैसे लिखना चाहिए था, एक्सप्रेशन है बट हटा देते हैं क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस अपॉन dt, 1/5 अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5/6 H प्लस dt। मैं फिर कहूंगी कि माइनस साइन यहाँ पर इन्होंने हटा दिए, कैंसिल आउट, बट माइनस लगा रहने दो। माइनस सिर्फ इस बात को दिखाता है कि ये रिएक्टेंट साइड के कॉन्सेंट्रेशन है जो लगातार टाइम के साथ कम होंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, डेल्टा लगा दो भाई, डेल्टा dx/dt होता है तो डेल्टा x/dt। तो 5/6 दिया गया है थर्ड वाले में, राइट, 5/6 थर्ड वाले में दिया, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, छूट गया क्या कोई क्वेश्चन, नहीं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीरो इन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। अगर हम आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन की बात करें तो डेल्टा H, डेल्टा U एंड वर्क, ये तीनों ही कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन जो एंट्रोपी चेंज होता है
एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है ना? कब? आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि एक से ज्यादा की वैल्यू है, जीरो नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा जीरो नहीं है, तो डेल्टा एस जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर देखें डेल्टा एस पहले ही मिल गया, उसके बाद डेल्टा एस, डेल्टा यू, डब्ल्यू, ये तीनों ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं फॉर द आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। तो यहाँ पर याद रखने वाली चीजें थी। फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp इज इक्वल्स टू Kc। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc कब आएगा? तो हमें अच्छे से पता है कि Kp Kc का रिलेशन KcRT डेल्टा Ng की पावर डेल्टा Ng। अब बेटा जी जब डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाए जीरो तो Kp और Kc हो जाएंगे बराबर। मुझे यही ढूंढना है कि डेल्टा Ng हो जाए जीरो। जीरो कब होंगे? गैसियस मोल हमें लेने हैं, याद रखना, सॉलिड लिक्विड नहीं, सिर्फ गैसियस को हम जोड़ेंगे हटाएंगे। प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कितने गैसियस मोल, एक दो, दो इधर है एक इधर है, कितना आ गया? 2 - 1, 1 आ गया इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू। यहाँ पर गैसियस लिक्विड है, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम मानेंगे नहीं तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें 2 मोल है इधर और 2 एक 3 मोल है इधर, तो ये -1 आ जाएगा। इधर देखें 1 और 2, 2 मोल्स टोटल इधर, 2 मोल्स इधर, ये आ जाएगा जीरो। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही है जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू जीरो है और डेल्टा Ng जीरो हो जाएगा तो हमारा Kp इज इक्वल्स टू Kc के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2F2। कहा जा रहा है O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आपने पढ़ा है कि जो अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन भी है तो भी फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी भी वो पॉजिटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर ये तो एकदम स्टिक है कि हम तो माइनस ही रहने वाले हैं, ऑक्सीजन को प्लस होना पड़ता है। तो फ्लोरीन के केस में जब ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो अब यहाँ से तुमसे पूछा गया ऑक्सीजन के लिए, तो बेटा जी 2 के लिए है +2, तो एक ऑक्सीजन का हो जाएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं काइनेटिक्स से रिलेटेड, चलो पढ़ लेते हैं। कहते हैं द यूनिट फॉर द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर सेकेंड। ठीक है बेटा जी, ये पॉइंट एकदम ठीक है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ फर्स्ट। अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोले ना कोई भी हो तो वो पहली ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये बात भी ठीक है। इनकरेक्ट ढूंढना है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहा है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मोर देन होती है, इज मोर देन द हीट ऑफ रिएक्शन, है ना? डेल्टा एस से ज्यादा होती है। इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन जो हो गया वो हो गया इनकरेक्ट। फोर्थ पढ़ते हैं बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज बाय मॉलिक्यूल एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हाँ बेटा जी, जब हम एसिड कैटालाइज्ड बोलते हैं तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम बेस कैटालाइज्ड करते हैं तो एक तो बायोमॉलिक्यूलर हो जाती है, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, बेस एज वेल एज यहाँ पर ईस्टर, और दूसरा है कि यहाँ पर बायोमॉली और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। तो ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कम दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस हाउ मच सुक्रोज शुड बी एडेड इन 5 ग्राम ऑफ वाटर। Kb की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो बेटा जी सबसे पहले तो हम फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू I Kb इंटू मोलैलिटी। अब हमें क्या क्या चीज गिवन है, हमें दी है डेल्टा Tb, कह रहा है 1 डिग्री बढ़ा दो। I की वैल्यू जो कि सुक्रोज दिया गया है तो सुक्रोज के लिए 1 हो जाएगा, आयोनाइज होगा नहीं। Kb की वैल्यू दी गई है 0.5 और मोलैलिटी हम निकाल लें, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच सुक्रोज, सुक्रोज पूछा जा रहा है, मोल्स में यहाँ पर वैल्यू दी गई। तो मोलैलिटी अगर पता चल जाए तो मोल पता चल जाएंगे, और मोल पता चल जाएंगे तो हमसे मोल ही पूछा जा रहा है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 1/0.5, ये आ जाएगा 2 मोलल। अब बेटा जी 2 मोलल का मतलब क्या, अगर कहीं लिखा होता है 2 मोलल तो उसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, 1000 ग्राम वाटर में 2 मोल है हमारे सुक्रोज के।
तो हमसे पूछा जा रहा है 500 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, तो जस्ट हाफ हो जाएंगे, तो आंसर आ गया हमारा 1 मोल। तो 1 मोल होंगे 500 ग्राम ऑफ वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक, और दूसरा कह रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। बेटा दोनों ही बातें सही हैं कि सॉलिड और लिक्विड्स की बात करें तो दोनों ही हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल हैं तो प्रेशर का सिग्निफिकेंट यहाँ पर इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी का। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर 69 ऑप्शन में दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों ही का एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो 69 क्वेश्चन 70 ऑनवर्ड्स सर करेंगे आपके साथ, विजय सर आएंगे और विजय सर कंटिन्यू करेंगे ये ऑसम सी सीरीज, ऑसम सा डिस्कशन और बहुत सारी नॉलेज आप लेने वाले हैं आज की क्लास से। थैंक यू सो मच। आइए सर। थैंक यू कोमल। चलिए बेटा आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ऑनवर्ड। 70 देखिए बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखो बेटा इसको हम लोग बेटा बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। तो देखो बेटा ये एक लाइन याद रखिएगा, 3 तरीके की कंडक्टेंस होते हैं, मोलर, इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक। मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर बढ़ता है, ठीक है ना। क्यों? वीक है तो बेटा नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं और आयन का मूवमेंट बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर NaCl है तो बेटा आयन का मूवमेंट बढ़ता है। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, लेकिन बेटा स्पेसिफिक घटता है। क्यों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा क्या होता है, 1 ml में नंबर ऑफ आयन, 1 ml के कारण कंडक्टेंस बेटा स्पेसिफिक होता है। तो चूंकि बेटा जब आप डाइल्यूशन करते हो तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन बेटा क्या होते हैं, घट जाते हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेटा घटता है। तो मोलर कंडक्टेंस बेटा इंक्रीज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज। इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट, ठीक है ना। बाकी ये स्टेटमेंट बेटा आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट आइए, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो बेटा आप एक ये फार्मूला याद रखो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n, ठीक है, या इसको ना भी याद रखो आप। डायरेक्ट बेटा 4 ऑर्डर के फार्मूले याद रखो। 0 ऑर्डर में देखो a/2k होता है, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा 0.693/k होता है, सेकेंड ऑर्डर में बेटा 1/ka होता है, थर्ड ऑर्डर में बेटा हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 3/2a²k। तो क्लियरली देखो बेटा 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा इंडिपेंडेंट होता है, सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड ऑर्डर में स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आइए जरा अपना इनिशियल अमाउंट बेटा देखो, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन डबल कर रहा, हाफ लाइफ डबल हो रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बेटा ऑर्डर फर्स्ट, एकदम रेड डालिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 ऑर्डर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेकेंड ऑर्डर, स्क्वायर के इनवर्सली थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आइए बेटा, देखो ये तो सबको याद होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा KH के, हेनरी कांस्टेंट के। तो जिसका हेनरी कांस्टेंट बेटा सबसे कम, देखो ये वाली वैल्यू सबसे कम है, किसका है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का। फिर देखो बेटा उससे कम वैल्यू किसकी है, किसका है बेटा, मीथेन। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बाद मीथेन, फिर देखो CO2 और आर्गन में बेटा किसका ज्यादा है, CO2 का, फिर बेटा CO2, 72 का आंसर 4। सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिए, हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। अगला आइए बेटा, which of the following metal that can not be obtained by the electrolysis of aqueous solution of their salt। देखो बेटा जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल
-0.83 से कम होता है, ठीक है ना। वो सब बिट उन जिनका बेटा -0.83 से कम होता है वो बेटा एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकते। जिसका बेटा इससे ज्यादा होता है वो बेटा एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन होते हैं। अब जरा देखो E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ठीक है ना। E नॉट Ag ये बेटा 0.80 वोल्ट होता है, देखो इससे ज्यादा है बेटा सिल्वर हो जाएगा। तो देखो सिल्वर हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा, सिल्वर हो जाएगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, कॉपर हो जाएगा, क्रोमियम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। वैसे हम लोग बेटा शॉर्टकट ये याद रखते हैं, ECS में बेटा हाइड्रोजन के नीचे वाले डिपॉजिट होते हैं, ऊपर वाले डिपॉजिट नहीं होते, लेकिन वो बेटा हर जगह फॉलो नहीं करता। वो एक शॉर्टकट है लेकिन वो हर जगह फॉलो नहीं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट से ज्यादा होता है वो बेटा एक्वस सॉल्यूशन में रिड्यूस होते हैं कैथोड पर, और जिसका इससे कम होगा एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, ये सब बेटा एक्वस सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होते। तो इसका 73 का करेक्ट आंसर सेकेंड। फिर देखो बेटा ये कह रहे हैं मोलर कंडक्टेंस HCl का मोलर कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्यों। तो देखो बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका α1, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट α1, दोनों में बेटा नंबर ऑफ आयन क्या है सेम, तो पहला फैक्टर बेकार हो गया। फिर देखो बेटा मूवमेंट ऑफ आयन देखें, यहाँ Cl सेम है। अब देखो बेटा H प्लस का मूवमेंट और बेटा Na प्लस का, देखो बेटा H प्लस का साइज छोटा है, Na प्लस का साइज बड़ा है, और Na प्लस का बेटा हाइड्रेशन हो जाएगा, साइज और बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि H प्लस का साइज बड़ा है, छोटा है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए बेटा इसका कंडक्टेंस ज्यादा। 74 का बेटा थर्ड। आइए 75 कार्बोकेटायन है। देखो बेटा यहाँ पर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, यहाँ देखो बेटा पॉजिटिव कोई रेजोनेंस नहीं है, तो पक्की बात है पहला दूसरे से ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर देखो पॉजिटिव सिंगल डबल इधर है, लेकिन इधर बेटा नहीं है, और इधर बेटा सिंगल डबल है, ठीक है ना। आप इधर देखो तो कंटिन्यूएशन बेटा ज्यादा है, यहाँ पर देखो इधर ब्रेकिंग हो रही, इधर से चलो तो इधर ब्रेकिंग हो रही, जबकि यहाँ पर देखो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन थर्ड के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, उसके बाद बेटा कौन होगा, थर्ड, सेकंड में बेटा कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो लीस्ट कौन होगा, सेकंड, तो आंसर बेटा फोर्थ। नेक्स्ट आइए बेटा थैलस क्लोराइड। थैलिक क्लोराइड बिकॉज ऑफ, देखो बेटा आप सबको मालूम है बोरॉन फैमिली हो या कार्बन फैमिली, बेटा ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, नीचे वाले बेटा लोअर में स्टेबल होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर हायर की स्टेबिलिटी घटती है, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऊपर से नीचे जाने पर NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब भाई बोरॉन फैमिली में, बोरॉन फैमिली की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3+1, बोरॉन बेटा ऊपर है, क्या शो करता है, +1, नीचे वाले किस में स्टेबल है, ऊपर वाला +3 में स्टेबल, नीचे वाला +1 में। तो बेटा आपका TiCl में देखो +1 है, यहाँ +3 है, ये बेटा इससे ज्यादा स्टेबल, इसका कारण क्या हुआ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट आइए बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। सबको मालूम है ग्रुप में बेटा ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेटा घटता है। तो देखो बेटा सेकंड पीरियड, देखो ये बात किसकी कर रहे हैं, देखो ये मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप का है, सल्फर बेटा आपका 6 ग्रुप का है, क्लोरीन। तो बेटा सबसे ज्यादा कौन होगा, जो जिसका ग्रुप सबसे कम, तो सबसे ज्यादा बेटा मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना।
लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बेटा घटता है। तो बेटा सबसे राइट में कौन है? क्लोरीन, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम। क्लोरीन सल्फर बेटा क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैं। जबकि Mg बेटा आपका क्या मेटल, सिलिकॉन में बेटा दोनों कैरेक्टर होते हैं। आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फोर्थ ग्रुप। बेटा फोर्थ ग्रुप में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, कहीं कहीं 2.5 लिखा है, कहीं कहीं 2.6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा इसको ऑफ करो। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा लगभग ये 2.45 के आसपास लेड की होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और Sn की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट बेटा सेम होती है। तो बेटा यहाँ पर देखो इक्वल का सिंबल लिखा है, लेकिन बाकी किसी ऑप्शन में देखो, यहाँ देखो ये कंटिन्यूअस ऑर्डर है, ये कंटिन्यूअस ऑर्डर है, कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, कार्बन सिलिकॉन की बराबर हो नहीं सकती। तो बेस्ट ऑप्शन बेटा फर्स्ट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है। तो चूंकि बेस्ट ऑप्शन हमें चुनना है, तो आंसर बेटा फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। लेकिन हार्डली अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं होता, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। 0.1 का अंतर होता है लगभग। कुछ बुक्स में देखोगे तो बेटा तीनों की इक्वल दी है, 1.8, 1.8, 1.8 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। फिर एलिमेंट ऑफ विच एटॉमिक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सबको मालूम होगा बेटा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो हमने भी गलत थोड़ा बोल दिया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है? क्लोरीन। और क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 79 का बेटा सेकेंड। आइए बेटा 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। आप सबको मालूम है O2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 आएगा। He2 में बेटा निकालोगे 0.5 आएगा। क्यों? यहाँ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 1s स्टार, ये 1 हो जाएगा। तो बेटा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करोगे तो 2 माइनस 1/2 कितना होगा? 0.5। यहाँ पर बेटा देखो 10 दूनी 20 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ पर बेटा C2 है, 6 दूनी 12, बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 आएगा, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड, 80 का थर्ड। 81 आई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, जिसमें बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। क्रोमियम बेटा क्या होता है? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इसका बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5 4s1, ठीक। अब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचा? ये 3d3 बचा। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये कलर्ड है। स्कैंडियम बेटा 21, 3d1 4s2। अब बेटा इसको में 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा? 3d0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn बेटा क्या होता है? 3d5 4s2। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 5 2 7, 3d4 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 4। वेनेडियम बेटा आपका 23 होता है, तो 3d3, ये बेटा आपका क्या हुआ? 3d3 4s2। अब बेटा 3 निकालोगे तो 3d2 बचेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर बेटा आपका क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लिगेंड। लिगेंड बेटा जो लोन पेयर देता है, तो बेटा NO आपका लिगेंड है, सबने पढ़ा होगा। अमोनियम है, देखो बेटा अमोनिया आपका लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये सेंट्रल मेटल को लोन पेयर दे सकता है। लेकिन जब बेटा NH4 प्लस बना लेगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दिया, अमोनियम है। अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर है नहीं तो बेटा वो लिगेंड का काम नहीं करेगा। यहाँ पर बेटा देखो ये लोन पेयर है, लिगेंड का काम करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा लिगेंड का काम करता है, सबको मालूम होगा। नेक्स्ट आइए, मैचिंग। देखो बेटा यहाँ पर क्रोमियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s1 होता है। 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बेटा 3d5, 3 निकाले 3d3 हो गया, ठीक है ना। 3d3 हो गया।
एक और फिर इसमें आइए जरा, कोबाल्ट वाले में यहां पर देखो 3 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 3d7 4s2। अब इसमें बेटा देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है भाई। तो ये आपका 3d7 हुआ। अब आपका देखो 4 है ना, यहाँ पे देखो 4 लोन पेयर ले रहा, तो 4 लोन पेयर ले रहा तो बेटा इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा dsp2, dsp2, ठीक है ना। और dsp2 अब देखो 3d7 आपके पास है, लेकिन 3d7 आप भरोगे 1 2, लेकिन ये देखो पेयर्ड कर देगा 1, ठीक है ना। तो देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बेटा क्या हो गया बी का बेटा फर्स्ट, ठीक। अब आइए जरा इस वाले में, यहां पर देखो 6 है, Ni++ है, तो यहां पर देखो कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है 3d8 4s2 होता है। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ये 3d8 हो गया, ठीक। अब बेटा 3d8 भरोगे तो आपका सब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये sp3d2 हो जाएगा, तो C का बेटा क्या हो जाएगा 4, इसका बेटा 4 हो गया। अब MnF6 देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो x - 6 बराबर -4x बराबर +2 है, +2 है बेटा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d5 4s2 होता है, तो ये 3d5 हो गया, ठीक। तो बेटा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो D का बेटा क्या हो जाएगा सेकेंड, तो 83 का बेटा आंसर थर्ड। एक बार फिर से चेक कर लो, देखो एट्टी थ्री का आंसर थर्ड, ठीक है भाई। और ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। अब देखो बेटा ये आपका कीटोन है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्शन करा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप सबको मालूम है बेटा फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, कीटोन टर्सरी अल्कोहल बनाता है। तो बेटा ये आपका पी क्या होगा टर्सरी अल्कोहल। देखो ये बेटा O किसमें कन्वर्ट हो गया OH, और ये आपका CH3 यहां पर आ गया। देखो बेटा ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये आपका P है। अब इसकी बेटा HBr से रिएक्शन कराओगे तो कौन रिएक्ट करेगा OH, क्या बन जाएगा बेटा ये CH3 एज इट इज, ये बेटा Br आ गया, ठीक। अब इसकी रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम से करा रहे हो, तो मैग्नीशियम बेटा क्या बना लेगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट, इधर बेटा CH3 रहेगा, इधर MgBr हो गया, ग्रिग्नॉट रिएजेंट बन गया R। अब बेटा फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे, देखो बेटा ये ग्रिग्नॉट का R है, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन पे बेटा क्या बनता है प्राइमरी अल्कोहल। देखो बेटा कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नॉट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो बेटा अल्कोहल बनता है। अब ये 3 R डिसाइड करने, 2 R बेटा एल्डिहाइड से आएगा, तो देखो 2 हाइड्रोजन है, ये H हो गया, ये H हो गया, एक R बेटा ये हो जाएगा, एक R बेटा आपका ग्रिग्नॉट का, तो ये आपका ग्रिग्नॉट का ये हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर ये तो आपने ये वाला जोड़ दिया, यहाँ पर बेटा CH3 और। अब जरा इसको देखो कौन सा सही है, कौन सा सही है बेटा देख लो जरा, बोलो भाई। देखो ये आपकी रिंग बेटा देखो ये है, ठीक है ना, एक तरफ बेटा CH3 ये हो गया, एक तरफ बेटा देखो ये CH2OH, तो करेक्ट आंसर बेटा सेकंड,
84 का सेकेंड। ठीक है भाई, अगला आइए, नोबल गैस आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर ओइंग टू। बेटा इसको याद कर लीजिए, नोबल गैस वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन के कारण। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन बेटा क्या होता है, घटता बढ़ता है, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बेटा बढ़ती है। 85 का आंसर थर्ड। अब आइए, ये बेटा आपका एल्कोहल, देखो NaBr H2SO4 बेटा क्या बनाएगा, HBr बनाएगा। अब बेटा ये HBr से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, CH3CH2Br। तो ए बेटा आपका है इथाइल ब्रोमाइड। अब एल्कोहलिक KOH बेटा क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एल्कीन बनेगा। और फिर बेटा इस एल्कीन की रिएक्शन HBr से कराओगे तो बेटा CH3CH2Br दोबारा बन जाएगा। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर 86 का सेकेंड। फिर आइए 87, देखो बेटा ये कीटो ग्रुप है जबकि ये बेटा एस्टर ग्रुप है। आप सबको मालूम होना चाहिए NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन बेटा वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, केवल बेटा कार्बोनिल को बेटा किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। तो ये वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ बेटा चेंज हुआ है, आंसर नहीं हो सकता, चेंज हुआ है, आंसर नहीं हो सकता, चेंज हुआ है, आंसर नहीं हो सकता। देखो ये वाला ग्रुप एज इट इज यहाँ पर है, और देखो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। लेकिन अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो बेटा ये भी रिड्यूस होता, ये भी रिड्यूस होता। फिर देखो 88, इन्हें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जैसे देखो बेटा प्रोपीन ले लो, इस पे बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल HBr का H+, मान लो बेटा इस पे HBr जोड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जब H+ अटैक करना आता है ना, तो देखो ये प्लस आई बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर शिफ्ट करता है। ठीक, तो जब बेटा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से शिफ्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो बेटा इसमें क्या बनेगा, CH3, देखो इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस CH+, और बेटा ये आपका CH2- होगा जब ये पोलराइज होगा। अब बेटा इसमें क्या होगा, H+ आपका अटैक, H+ जुड़ेगा कहां पर, इस वाले पर, H+ यहां पर जुड़ेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन। तो यहां देखो अभी इसको हमने जोड़ा नहीं है, तो जब बेटा आपका देखो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ पोलराइजेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई। ठीक है ना, तो देखो पहला क्या स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बेटा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड में नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम। देखो इलेक्ट्रॉन बेटा इसकी ओर ट्रांसफर हुआ, इस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो बेटा यहाँ पर आपका कौन अटैक करेगा, इस पे चार्ज क्या हमारा माइनस, तो माइनस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को, यानी इलेक्ट्रोफाइल को। ये बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक की परमानेंट इफेक्ट बिल्कुल गलत, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा टेम्परेरी इफेक्ट है, मेजोमेरिक परमानेंट है बेटा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आइए, इंडक्टिव इफेक्ट भी बेटा परमानेंट इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट परमानेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सबको मालूम होगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफर कर रहा और मॉलिक्यूलर वेट सेम है आइसोमर से, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो देखो यहाँ 6 कार्बन का हेक्सेन सबसे ज्यादा, फिर बेटा पेंटेन, देखो इन तीनों में बेटा कार्बन के नंबर सेम है, यहाँ एक ब्रांचिंग है, यहाँ 2 ब्रांचिंग, तो सबसे ज्यादा बेटा हेक्सेन हो गया, फिर पेंटेन हो गया, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया। 89 का सेकेंड। आइए बेटा 90, सबको रटा हुआ, ये कौन सी रिएक्शन है, हाफ मैन ब्रोमाइड, तो ए का बेटा सेकेंड। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कार्बेल एमीन रिएक्शन, सेकेंड, बी का बेटा थर्ड।
ये बेटा कौन सी रिएक्शन है, HBZ। और ये बेटा कौन सी है, क्लीमेंशन। देखो बेटा ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड फोर्थ में है, फिर देखो बी का बेटा थर्ड फोर्थ में है, सी का बेटा फोर्थ में है, और बेटा डी का बेटा फर्स्ट फोर्थ में है। आंसर फोर्थ। आइए 10 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो बेटा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये कितना है बेटा 10 ग्राम है। देखो ये मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन कितना है 10, जबकि ऑक्सीजन इसमें कितना है 4, तो मेटल कितना हुआ 6। तो बेटा सिंपल इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट लगाइए। इक्विवेलेंट वेट क्या कहता है, 4 ग्राम ऑक्सीजन बेटा कितने से कंबाइंड है, 6 ग्राम मेटल से। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन है 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम एलिमेंट से कंबाइंड होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो बोलो बेटा मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, मेटल का ई कितना हुआ बेटा 12, ठीक है ना। अब आइए कार्बोनेट, कार्बोनेट का बेटा मॉलिक्यूलर वेट 60, आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई चार्ज कितना हुआ 30। तो देखो बेटा आपको मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो बोलो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बेटा हम लोगों ने कितना निकाला 12, कार्बोनेट का कितना निकाला 30, आंसर बेटा क्या हुआ 42। फिर से देखो बेटा 10 ग्राम मेटल में 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 6 ग्राम बेटा क्या हुआ मेटल। इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन जितने ग्राम मेटल से कंबाइंड होगा इक्विवेलेंट वेट। ऑक्साइड में 8 ग्राम, क्लोराइड में 35.5, सिल्वर में 108। तो ये ऑक्साइड का केस है। 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने ग्राम मेटल से जुड़ेगा वो इक्विवेलेंट वेट। 4 कितने से है, 6 से, तो 8 बेटा कितना होगा 12 से, 12 मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ 12। कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बेटा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई चार्ज 30, ठीक है ना। तो बेटा किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर वो केटायन और एनायन से बना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। यहाँ केटायन क्या है मेटल, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट 12, डजन मेटल उसमें मेटल के कितने नंबर, इससे कोई लेना देना नहीं, प्लस कार्बोनेट का 30, 12 प्लस 30 बेटा 42 हो गया। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर बेटा थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर ये एरो का सिंबल है, ठीक है ना। देखो आपको क्या चाहिए, ये वाली रिएक्शन चाहिए, क्या करोगे बेटा, पहली रिएक्शन को एज इट इज -393.5 एज इट इज। दूसरी रिएक्शन को देखो बेटा आपको यहाँ क्या चाहिए, सीओ। सीओ देखो बेटा इसमें उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, नहीं नहीं उल्टा नहीं करना है, पहली को आपको उल्टा करना है। एक मिनट, कार्बन चाहिए, ये कार्बन चाहिए, कार्बन में पहला है, फिर बेटा आपको सीओ, कुछ नहीं उल्टा नहीं करना है, सिंपली दोनों को बेटा जोड़ देना है। जोड़ोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, जोड़ दो बेटा, इससे इसको जोड़ दो, आंसर हो गया। के फॉर वीक एसिड, देखो बेटा कॉन्जुगेट सिस्टम में के इंटू के बी बराबर क्या होता है, के डब्ल्यू 10 की पावर -14, पी के प्लस पी के बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू इक्वल टू बेटा 14 होता है। अब देखो यहाँ पर बेटा के दिया है, तो पी के कितना हुआ 8, यहाँ रखा 8, पी के बी यहाँ रखा बेटा 14, आंसर बेटा पी के बी कितना आया 6। 93 का थर्ड। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्फ इंडिकेटर, रट डालिए, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, रट लीजिए इसको, और कोई इलाज नहीं है इसका। फिर देखिए इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन मर्करी सेल, देखो बेटा मर्करी सेल में जो एनोड होता है ना वो जिंक Hg अमलगम होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट, आपसे इलेक्ट्रोलाइट पूछा है ना, इलेक्ट्रोलाइट बेटा होता है पेस्ट ऑफ KOH, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। और ये पेस्ट ऑफ, ये जो तीसरा लिखा हुआ है ना, इसका बेटा कैथोड बनाया जाता है, तो ये याद कर लीजिए। मर्करी सेल में एनोड अमलगमेटेड जिंक होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेटा पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO होता है, तो यही आपसे पूछा 95 का सेकेंड।
और पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन बेटा कैथोड होता है। फिर आइए 96, आर्हेनियस इक्वेशन, दो टेम्परेचर पे सबको याद होगा, log K2/K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। एलसीएम लोगे तो बेटा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 डायरेक्ट फार्मूला है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 97, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। देखो बेटा ये कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो देखो इधर बेटा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गए, ठीक। सिमिलरली बेटा इधर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, टोटल बेटा 8 है, 3 3 6। यहां पर बेटा कोबाल्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इधर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। फिर बेटा यहाँ पर ब्रिज है आपका, एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ये, तो देखो एक ब्रिज यहाँ पर में इन्वॉल्व हो रहा है, एक यहाँ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो टोटल बेटा ब्रिजेड कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 2। फिर से देखिए बेटा एनसीईआरटी में बेटा यही एक स्ट्रक्चर दिया है, इसलिए बेटा इसको बहुत केयरफुली देख लीजिए। कोबाल्ट ट्वाइस है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 8 है, इसका स्ट्रक्चर बेटा एनसीईआरटी में एज इट इज ये दिया हुआ है। तो देखो बेटा इधर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इधर नहीं कर रहे, ये और ये बेटा ब्रिज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका आंसर बेटा 3, ठीक है भाई। चलिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ग्रुप का पूछ रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा डिक्रीज, तो सबसे ज्यादा बेटा ऊपर वाले का मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर भी कौन है? बेरिलियम, तो सबसे ज्यादा बेटा किसका होगा? बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेटा क्या होता है? बेरियम। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, 98 का सेकेंड। फिर आइए 99, H2S इज मोर पोलर देन वाटर, H2S इज मोर पोलर देन वाटर, गलत है बेटा। वाटर का डाइपोल मोमेंट H2S से ज्यादा होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। वाटर एंड H2S आर आइसो स्ट्रक्चरल, बिल्कुल सही है। ये बेटा आपका वाटर है, ये बेटा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, दोनों बेटा क्या होते हैं? बेंड, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, आंसर 4th। लास्ट बेटा क्वेश्चन, अरेंज द बॉइलिंग पॉइंट इन अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये तो सबका रटा हुआ है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा, देखो यहाँ एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, तो पक्की बात है ए और सी में ज्यादा कौन होगा? सी। सी के बाद आइए बेटा, आप देखो यहाँ पर 5 कार्बन है, यहाँ पर 4, सॉरी इसमें 4 कार्बन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इन तीनों में बेटा 5-5 है, तो सबसे ज्यादा बोलो कौन हुआ? सी, ठीक। सी के बाद कौन आएगा बेटा? बी। बी के बाद कौन आएगा? डी। पहले बेटा 5 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन बेटा सी हो गया। फिर देखो यहाँ पर बी वाले में 1 ब्रांचिंग है, डी वाले में 2 ब्रांचिंग है, तो ये हो गया। लीस्ट बेटा कौन होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, दैट इज ए। देखो कौन सा आंसर है? CBD है, 100 का आंसर 3rd। तो ये बेटा जो आज आपका 8 तारीख को FST हुआ, उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन था, जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन बेटा कोमल मैडम ने किया, बाकी क्वेश्चन हमने किया, ठीक है भाई। होप कि ये बेटा आपको ये डिस्कशन अच्छा लगेगा, आपकी जो भी क्यूरी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी इसमें। जो भी आपका, वैसे मैक्सिमम चीजें आप लोग को बेटा आती है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कहीं पर भी कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, वो इस डिस्कशन से बेटा आपका कंप्लीट हो गया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।